Good morning, dear students. So, beta, as you know, we are discussing about the making of a global world, and this is very important factor. तो बेटा अभी हमने जो लास्ट डिस्कशन किया था वो हमने किया था द ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है। यानी हम एंशियंट वर्ल्ड से बात करते करते और दुनिया में जो एंशियंट वर्ल्ड से लिंकिंग हुई है वो लिंकिंग की बात करते करते हम लोग कहाँ तक आ गए, 1935 तक आ चुके हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आगे। अब तुमने देखा 1935 तक क्या चला है, द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि महामंदी, दुनिया में जो महामंदी आई। अब 1936 में आके थोड़ा रिकवरी जो था वो स्टार्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन ओवर होने के बाद, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पेज नंबर आओ बेटा 98 पे, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा, ठीक है। यानी दुनिया का जो एक यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया का जो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको दोबारा बनाना, ठीक है। लड़ाई के बाद का सीन क्या हुआ, तो बेटा 1914 से लेके 1918 तक का जो पीरियड है ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहले तो लोगों को यहाँ इस वॉर के ड्यूरेशन में बहुत हिट लगे, ठीक है। बिजनेस चौपट हो गए, कीमतें बढ़ गई और एक बड़ा ही लिंकिंग सा सिस्टम हमने पढ़ा। फिर 1929 से 1935 ये टाइम क्या है, द ग्रेट डिप्रेशन का, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन में हज़ारों बैंक ख़त्म हो गए, हज़ारों कंपनियां ख़त्म हो गई, तो लोगों के काम धंधे, बेरोजगारी छा गई दुनिया के अंदर, लोगों बस खाने पीने के वांदे हो गए, ठीक है। अब ये दोनों से हालात संभले नहीं थे, स्पेशली ये डिप्रेशन से अभी सुधार शुरू ही हुआ था कि 1939 में क्या शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ, all the factors regarding second world war, regarding Hitler, regarding Germany, you had studied in last class in chapter number 3 history, Nazism and rise of Hitler, ठीक है। 9th क्लास में आपने तीसरा चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा था, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। उसमें आप पढ़ के आए हो कि हिटलर क्या बोलता था अपने कंट्री के लोगों को कि आई विल रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मनी, आई विल मेक अगेन जर्मनी अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, मैं दोबारा जर्मनी को एक मजबूत देश बनाऊंगा, मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस लाऊंगा, ठीक है। तो इस चक्कर में वो क्या कर रहे थे, ज्यूज़ को मार दिया उसने, पोलैंड पे अटैक कर दिया, फिर उसने ऑस्ट्रिया को अपने एरिया में मिला लिया। वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कैप्चर करना चाहता था ताकि ज़्यादा एरिया मिलेगा तो ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे, ज़्यादा रिसोर्स मिलेंगे तो वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। बट उसने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती क्या कर दी, उसने रशिया पे अटैक कर दिया। पोलैंड से अगला ही कंट्री रशिया, ठीक है। अब रशिया कोई छोटा मोटा देश तो था नहीं, वो एक बड़ी पावर थी। अब जब 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया, वही टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरू माना जाता है। फिर से वही सीन हो गया, रशिया आ गया, फ्रांस आ गया, उधर से ब्रिटेन और फ्रांस ने लड़ाई शुरू कर दी। फिर जापान और इटली जो थे वो जर्मनी के फेवर में लड़ रहे थे। तो इस तरह से फिर से यूरोप आपस में भिड़ गया, वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह। बट इस बार जापान जो था वो जर्मनी की हेल्प कर रहा था, इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था इसलिए इंडिया लड़ाई में शामिल हो गया, ठीक है। पहले यूएस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आना नहीं चाहता था, बट जापान ने क्या किया, अमेरिका के कुछ ठिकानों पे जिसमें से एक था पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, वहाँ पे उनके कुछ सैनिक मारे गए। तो इस वजह से यूएस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हो गया, ठीक है। और लड़ाई कब तक चली, लड़ाई चली 1945 तक, ठीक है। तो जर्मनी ने तो मई 1945 में जर्मनी तो सरेंडर हो गया, हार मान लिया, ठीक है। हिटलर को सुसाइड करना पड़ा, ठीक है। बट जापान हार नहीं मान रहा था, जापान ने भी उस टाइम पे अच्छा खासा पैसा कमा रखा था। तो जापान को हार मानने के लिए मजबूर किया यूएस ने 2 एटम बम गिरा दिए,
पहला एटम बम उसने कहाँ गिराया? हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को। फिर 9 अगस्त 1945 नागासाकी पे बम गिराया। तो जब नागासाकी बम गिरा, जापान ने भी सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद फिर से क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और अगेन एक फिर से शांति वाला जो डिस्कशन था वो चलने लगा। ठीक है, तो कम टू द बुक, पेज नंबर 98, टॉपिक नंबर 4, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर इरा। The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of First World War. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 2 डिकेड के बाद ही क्या हो गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गया। इट वॉज फोर्ट बिटवीन एक्सिस पावर मेनली नाजी जर्मनी, जापान एंड इटली। एक तरफ कौन थे? जर्मन, दूसरे और उसके साथ कौन थे? जापान और इटली। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एलीज थे उसमें रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन। Okay, so it was a war waged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in air. अब ये जो लड़ाई थी ये बहुत भयंकर लड़ाई हुई, क्योंकि उस दौरान काफ़ी कंट्रीज़ ने तरह तरह के बम बना लिए, तरह तरह के हथियार बना लिए। तो ये लड़ाई अलग अलग मोर्चों पे लड़ी गई, ज़मीन पे लड़ी गई, हवा में लड़ी गई, पानी पे लड़ी गई। बहुत लोग जो थे इस लड़ाई में मारे गए। So once again, death and destruction was enormous. At least 60 million people, or about 3% of world 1939 population, are believed to have been killed directly or indirectly as a result of war. Millions more were injured. तो माना जाता है 60 मिलियन यानी कि 6 करोड़ लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर की वजह से मारे गए, या तो वो चलती लड़ाई में मारे गए, या बाद में घायल होकर मर गए, या भूख से मर गए, जो भी रीज़न था। ठीक है, तो 6 करोड़ लोग मारे गए, जो कि उस वक्त की यानी 1939 का जो पॉपुलेशन था उस टाइम की 3% पॉपुलेशन जो थी वो वर्ल्ड वॉर में मारी गई। और इंजर्ड कितने हुए उसका तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। Unlike in earlier war, most of these deaths took place outside the battlefield. But पहले जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें सैनिक आमने सामने लड़ते थे और लड़ाइयों के मैदान में ही लोग मारे जाते थे, आम जनता नहीं मरती थी। बट अब क्या हो गया था? एयर बॉम्बिंग हो रहा है, शहरों पे हमले हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सैनिक के बजाय आम आदमी युद्ध में ज़्यादा मरा। So many more civilians than soldiers died from war-related cause. Vast part of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment or relentless artillery attacks. एशिया के, यूरोप के बहुत सारे ऐसे शहर थे जो तबाह हो गए। ठीक है, और क्योंकि शहर तबाह क्यों हो गए? क्योंकि एरियल बॉम्बिंग की गई, हवाई जहाज़ों के थ्रू बॉम्बिंग किया गया था, जिसकी वजह से वो सब एरिया जो थे बर्बाद हो गए। The war caused an immense amount of economic devastation. तो वॉर ने क्या किया? अब ठीक है, लोग मारे गए, बट उसका एक इम्पैक्ट किस फील्ड में भी पड़ेगा? इकोनॉमिक फील्ड में। ठीक है, इकोनॉमिक फील्ड में क्यों पड़ेगा? ऑब्वियसली अब 6 साल तक लड़ाई चलेगी तो फार्मर भी कंसंट्रेटेड वे में अपना एग्रीकल्चर नहीं कर पाएगा, बॉम्बिंग की वजह से फसलें उजड़ जाएंगे। ठीक है, कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को घरों में रहना पड़ेगा, फैक्ट्रीज काम नहीं करेंगी, सारा सिस्टम जो था वो बिखर जाता है। सो The war caused an immense amount of economic devastation and social disruption. Reconstruction promised to be long and difficult. अब उस स्थिति को संभालना, now reconstruction was very difficult. दोबारा से व्यवस्थित करना सब कुछ। Two crucial influence shape post-war reconstruction. अब 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंस है, 2 मेन प्रभाव हैं। द फर्स्ट वाज द US इमर्जेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन वेस्टर्न वर्ल्ड। पहले पावर कहाँ कंसंट्रेटेड थी? यूरोप में, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब नया पावर कौन बन गया? नया पावर हो गया था यूएस, अमेरिका, ठीक है। मिलिट्री पावर में भी, पॉलिटिकल पावर, यानी डोमिनेंसी किसकी आ गई? अमेरिका की, क्योंकि उसकी इकॉनमी ने ज़्यादा ग्रोथ किया था, उनके पास हथियार ज़्यादा आ गए थे, उन्होंने अपना लड़ाई के दौरान अच्छा खासा वो पावर दिखाया भी, ठीक है। तो इसकी वजह से अब एक डोमिनेंस जो क्रिएट हुआ वो यूएस का हो गया। And the second was the dominance of Soviet Union. It had made huge sacrifices to defeat Nazi Germany and transformed itself from a backward agricultural country into a world power during the very years when the capitalist world was trapped in Great Depression. ठीक है, तो एक तो पावर क्या था? वेस्टर्न कंट्रीज में पावर हब कौन बन गया? पावर हब बन गया था यूएस। सेकंड, एक नई पावर कौन उभर के आई? वो थी सोवियत यूनियन, जिसने नाजी जर्मनी को हराने के लिए बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ दांव पे लगाया। और ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी जिसको ज़्यादा हिट नहीं लगा, क्योंकि उनका जो एक सिस्टम था वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम पे नहीं चल रहे थे। सेकंड चैप्टर हिस्ट्री में आपने पढ़ा था ये सारी बातें 9th क्लास में, सोशलिज्म इन रशिया, क्योंकि वहाँ पे क्या था? एक सोशलिस्ट सा सिस्टम था, लोग मिल के काम कर रहे थे, वो लोग कैपिटलिस्टिक सिस्टम पे बेस्ड नहीं थे, तो उनको ज़्यादा नहीं हिट पड़ा था। तो रशिया का भी एक अच्छा खासा जो पावर है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके इफ़ेक्ट्स की। अब हम आते हैं पोस्ट वॉर सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, ब्रेटन वुड्स ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है। ब्रेटन वुड्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स ट्विन हम कहते हैं IBRD, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक को और IMF को। तो अब वो देखो वो क्यों बने। देखो एक चीज़ आपने नोट की, 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर, 1929 से 35 तक ग्रेट डिप्रेशन, फिर 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी 1914 से लेके 1945 तक, ठीक है। कितना ईयर हुआ? 31 ईयर्स, 31 साल का पीरियड। बट इस पीरियड में कितना कुछ हो गया? 2 वर्ल्ड वॉर हो गए, एक 5 ईयर 6 ईयर लॉन्ग ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद रिकवरी हुई, फिर डिप्रेशन आ गया, फिर थोड़ा रिकवरी हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। यानी दुनिया को बड़ा ही एक अजीब सा पीरियड रहा, संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब कुछ कंट्रीज़ ने इसको बड़ा ध्यान से लिया, उन्होंने देखा यार 30 सालों में 3 बार पूरी दुनिया को हिलाने वाला सिस्टम हो गया, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो काम नहीं चलेगा। उन्होंने इसका हल ढूंढने की कोशिश की, भी इसका कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट करना पड़ेगा। बेटर कंडीशन क्या है? हम भाई अभी तो हम लड़ते हैं, लड़ने की वजह से बर्बाद हो जाते हैं, इतना पैसा खर्च हो जाता है, बॉम्बिंग होती है, लोग मरते हैं, ठीक है, और धंधा भी चौपट होता है। तो अब उन्होंने क्या, उनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई जो एक ग्लोबल लेवल की हो, यानी कि वर्ल्ड लेवल की हो, जिसमें सारी कंट्रीज़ पार्टनर हों और टाइम पड़ने पे उनसे फंडिंग मिल सके, ठीक है। एंड वो आपस में कंट्रीज़ में क्या करे, कोऑर्डिनेशन बना के रखे, ठीक है, ताकि शुरुआती जैसे 2 कंट्री के बीच में कोई आपस में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उसको सोल्व करने की कोशिश करे, दोबारा वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन ना बनने दे, इस तरह। तो ये जो UNO बना हुआ है ना, यूनाइटेड नेशन, ये उसी टाइम पे ही बना था। 1944 में ही इसकी डिस्कशन शुरू हो गया और उसको बना दिया गया था। तो पढ़ो बेटा 4.1 टॉपिक। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन ड्रू 2 की लेसन फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। अब इकोनॉमिस्ट ने, पॉलिटिशियन ने यहाँ से 2 नतीजे निकाले। फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन विदाउट मास कंजम्पशन। पहला तो क्या देखा भाई, मास प्रोडक्शन तभी कामयाब होगा जब मास कंजम्पशन भी हो, यानी कि प्रोडक्शन तो किए जा रहे हैं, बड़े लेवल पे उत्पादन को बनाए जा रहे हैं, बट वो उत्पादन खरीदने वाले भी तो होने चाहिए, मास कंजम्पशन भी तो हो, ठीक है।
बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। और वो जो इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा था उसको यूज़ करने के लिए मास कंजम्पशन होना चाहिए, यानी लोग खरीदने के लिए तैयार होने चाहिए। लोग कब खरीदेंगे? जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी, यानी लोगों की एक स्टेबल और हाई इनकम का होना बहुत ज़रूरी है। इनकम couldn't be stable if employment was unstable। अब इनकम तब तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक एम्प्लॉयमेंट स्टेबल नहीं है। अब बार बार कभी लड़ाई छिड़ रही है, कभी डिप्रेशन आ रहा है, लोगों के रोजगार चले जाते हैं, बैंक दिवाले हो रही हैं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे में एम्प्लॉयमेंट जो होते थे वो अनस्टेबल रहते थे। द स्टेबल इनकम ऑल्सो रिक्वायर स्टडी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सब लोगों को काम मिले, सबके पास पैसा हो, सब कुछ ना कुछ खरीदें, तभी लोगों का बिकेगा तो धंधा चलेगा। बट मार्केट अलोन couldn't guarantee full employment, therefore government would have to step in to minimize fluctuations of price, output and employment। अब यूजुअली इकोनॉमिक्स में क्या एक ऐसी अजम्पशन होती है, धारणा होती है, भाई मार्केट अपने आप को बैलेंस कर लेती है, ठीक है, काम बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा, चलता रहेगा। बट उस टाइम पे क्या निर्णय लिया, भाई ठीक है मार्केट अपने लेवल पे सब कुछ बैलेंस कर लेगी, पर गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ मेजर्स ले, कुछ ऐसे डिसीजन ले, ठीक है, जो कि फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करे। एकदम फ्लक्चुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी एंश्योर्ड ओनली थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होगी? जब गवर्नमेंट उसमें अपना कोई ना कोई रोल प्ले करे। अब जैसे क्या होता है, मान लो कोरोना चल रहा है अभी, तो लोग लॉस में बैठे हैं, सबको लग भाई इकोनॉमी जो है वो लॉस में जा रही है, ठीक है, तो हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ स्पेशल पैकेज इशू कर रही है, ठीक है, वो लोगों को सब्सिडी दे रही है, खाते में पैसा आ रहा है, वो किसी तरह लोगों को एक सफिशेंट इनकम प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो इकॉनमी में और पैसा रिलीज़ करने की उनकी स्ट्रेटजी है ताकि मार्केट में पैसा उठा रहे। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट, जो कि किसके रिगार्डिंग थी, इनकम के रिगार्डिंग। सेकेंड, द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और दूसरी बात क्या थी, एक कंट्री के अदर कंट्री के साथ जो लिंक हैं वो किस तरह से हों। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लो ऑफ गुड्स, लेबर एंड कैपिटल। फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? जब गवर्नमेंट फुल तरीके से कंट्रोल करे फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ गुड्स, यानी सामानों की आवाजाही, लेबर की आवाजाही, पैसों की आवाजाही पर सरकार जो है वो अपना कंट्रोल बना के रखे, टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करे। Thus, in brief, the main aim of post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यानी मेन एम पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक और सिस्टम का वो क्या था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने का, ठीक है। इस फ्रेमवर्क वॉज एग्रीड अपॉन एट यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जुलाई 1944 एट ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर, USA। ठीक है, तो क्या हुआ, जुलाई 1944 में USA में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, जहां पर ब्रेटन वुड्स एक जगह है, ठीक है, ब्रेटन वुड्स। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग भी दिखाई है, देखो ऊपर ही, ये माउंट वॉशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स। ये वो प्लेस है जहाँ पे वो फेमस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस जो थी वो बुलाई गई थी, ठीक है। तो ये क्या थी, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे अधिकतर देशों के जो स्पोक्स पर्सन थे, लीडर थे, उस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे, उन्होंने उन सब बातों पे डिस्कशन किया और उसको फाइनलाइज किया। द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट ऑफ इट्स मेंबर नेशन। तो यहीं पे दो ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक क्या थे, IMF, एक थी IBRD। IMF की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी
फंड, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन किस कॉन्फ्रेंस में बनी? इस कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स वाली कॉन्फ्रेंस में। एक क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBR। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। किसको? IBRD को, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कब बने? जुलाई 1944 में, जो कि ब्रेटन वुड्स में आयोजित किया गया था। दैट्स वाई दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड्स ट्विन। इनको क्या बोला जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, ठीक है। यानी कि ब्रेटन वुड्स जुड़वा जो कहा जाता है वो किनको कहते हैं? वो इनको कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी? जो इनके मेंबर होंगे, जो नेशन, जो कंट्रीज इनके मेंबर होंगे, उनको ज़रूरत पड़ने पे फंड मुहैया कराना, उनके ट्रेड को फंडेड करना। So the International Bank for Reconstruction and Development, popularly known as World Bank, was set up to finance post-war reconstruction. तो उसी समय लड़ाई चली थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कंट्रीज़ को बहुत नुकसान झेलने पड़े, उनकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद होने लगी। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? उनको फंडेड किया, उनको पैसा दिया, जिससे वो अपनी इकॉनमी को संभालने में लगे। The IMF and World Bank are referred to as Bretton Woods institution or sometime Bretton Woods twins. The post-war international economic system is also often described as Bretton Woods system, इसीलिए इसको Bretton Woods system भी कहा जाता है, ठीक है। The IMF and the World Bank commercial financial operation commenced financial operation in 1947. तो 1944 से बन के 1947 से इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। Decision making in these institutions is controlled by the Western industrial power. The US has an effective right of veto over key IMF and World Bank decision. अब ये जो organizations बने, अमेरिका में बैठ के बनी, उस टाइम अमेरिका का फुल डोमिनेंस होता था, वो बड़ी पावर थी, आज भी बड़ी पावर है, ठीक है। तो इसीलिए IMF और वर्ल्ड बैंक में के जो डिसीज़न है, US के पास उसका वीटो पावर है। वीटो पावर होता है कि चाहे वो कोई भी डिसीज़न ले, बट अमेरिका के पास उस पावर, यानी कि उसके पास जो डिसीज़न है उसको रोकने का, खिलाफ जाने का पावर उसके पास अवेलेबल है। The international monetary system in the system linking national currencies and monetary system, the Bretton Woods system was based on fixed exchange rate. और उस टाइम पे क्या अपनाया गया था? फिक्स एक्सचेंज रेट अपनाया गया था, ठीक है। यानी कि डॉलर की जो कीमत थी वो गोल्ड के कंपैरिजन में फिक्स कर दी गई, जिससे हर कंट्री के साथ डॉलर का प्राइस फिक्स हो गया, ठीक है। और उसी टाइम पे डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी मान लिया गया, और जो वर्ल्ड में ट्रेडिंग होगी वो डॉलर में ही होगी, ठीक है। In this system, national currencies, for example, the Indian rupee, were pegged to the dollar at a fixed exchange rate. तो उसी टाइम पे जैसे इंडिया का भी जो रुपये था, उसको डॉलर के कंपैरिजन में उसका रेट फिक्स कर दिया गया। The dollar itself was anchored to gold at a fixed prices of $35 per ounce of gold. तो गोल्ड के साथ उसकी कीमत रखी गई थी, ठीक है। यानी कि कितना? $35 पर आउंस। ये आउंस जो होती है ये मापने की इकाई होती है, जो कि यूरोप में इस्तेमाल होती है। तो $35 का एक आउंस गोल्ड का डॉलर का रेट रखा गया था, और उसी के हिसाब से बाकी कंट्रीज़ की जो करेंसी थी उसको फिक्स किया गया था। बट आज वो फिक्स सिस्टम नहीं है, ठीक है। आज फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल सिस्टम है। आज डॉलर और रुपये का जो कन्वर्ज़न है वो मार्केट के हिसाब से चलता है, इसीलिए डॉलर का जो प्राइस है वो रुपये के मुकाबले घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, जैसे आजकल तो बढ़ ही रहा है, ठीक है भी। तो ये बातें हैं ब्रेटन वुड्स ट्विन्स की, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट। ओके भाई, थैंक यू।